नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज दिन रविवार है, सुबह के 10 बजे हैं और लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में आपका हम स्वागत करते हैं। एक नई कहानी और हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, मशहूर पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं। आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। बिल्कुल, वह जेपी जिन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता छीन ली, लेकिन वो जेपी जो इंदिरा गांधी को इंदू कहा करते थे, बिटिया की तरह माना करते थे। और जेपी का रिश्ता तो नेहरू के साथ ही था, भाई का था। हाँ, भाई का था। हाँ, और गांधी ने क्या सोचा था, नेहरू ने क्या सोचा था। और इंदिरा गांधी के साथ ठीक है उनकी सत्ता छीन ले, लेकिन इंदिरा गांधी का केयर रखा। और कहा यह जाता है कि जेपी के पास कुछ चिट्ठियां थी और ऐसी चिट्ठियां, हमने पिछले एपिसोड में जिस रियल स्टोरी की बात की वैसी कोई चिट्ठियां नहीं थी, लेकिन राजनीतिक बवंडर वाली चिट्ठियां थी। आज के जमाने में नेहरू के बारे में लोग कितनी बातें करते हैं, जैसे नेहरू ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन उस जमाने में यदि जेपी ने पोटली खोल दी होती तो घर के भीतर क्या स्थिति थी उसका राजफाश हो गया होता। लेकिन राजनीतिक अंतर्विरोध के बाद भी जब यह चिट्ठियां मिली तो जयप्रकाश नारायण ने फैसला किया कि यह चिट्ठी मैं सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी को ही दूंगा। उन चिट्ठियों में क्या था, क्या राज था जो जेपी दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, इंदिरा गांधी को ही सौंपना चाहते थे। और इंदिरा गांधी से मीठे और कड़वे रिश्ते हिंदू थी उनके लिए। बिल्कुल, इस कहानी को आज हम सुनना और समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए भी। अजीत जी, क्या आपने एक बहुत दिलचस्प कहानी छेड़ दी ज्ञानेश्वर जी। ये इसमें पारिवारिक बातें भी हैं, राजनीतिक बातें भी हैं और ननद भौजाई के जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते का भी इसमें कई तत्व हैं इस मामले में। और जेपी के का जो इतना बड़ा कद था उसका भी उसका एक संकेत इससे मिल जाएगा। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जेपी कितने बड़े थे और इंदिरा गांधी भी कितनी बड़ी थी। ये सब इस कहानी में ये किस्सा जो है ये बड़ा मतलब ऐसा किस्सा है जो अभी लगभग अनकहा है, ज्यादा इसके बारे में नहीं कहा गया है। और ये किस्सा उस समय का है जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी जी। इमरजेंसी के साथ ही आपको ध्यान है कि सब जेपी भी अरेस्ट हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार किया था इंदिरा गांधी ने, और चंडीगढ़ में थे वो। हाँ, चंडीगढ़ में उनका इलाज भी वही पीजीआई में ही हुआ। तो जेपी के एक भाई थे राजेश्वर प्रसाद। राजेश्वर प्रसाद ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो 2-4 महीने के मेहमान हैं, अगर आप उनको नहीं छोड़ती हैं तो। अच्छा, अगर राजेश्वर प्रसाद ने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी थी कि अगर आप नहीं छोड़ती हैं जेपी को तो उनकी मृत्यु का खून आपके हाथ पर लगेगा। तो खैर वो 5 महीने में ही जेपी उस समय जून में अरेस्ट हुए थे इमरजेंसी के बाद, और नवंबर तक वो वहां छूट गए थे। स्वास्थ्य उनका बहुत खराब हो गया था। तो ये दोनों के संबंध भी ऐसे थे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का संबंध नहीं था। तो ऐसे जेपी अपने घर पर थे पटना में, कदम कुआं में, और राजनीतिक गतिविधियां सब ठप थी। उस समय उनके एक सहयोगी थे कुमार प्रशांत। बहुत सारे लोग जानते हैं कुमार प्रशांत काफी समय तक सक्रिय रहे, लिखते रहे, अखबारों में भी लिखते रहे। तो कुमार प्रशांत और एक जानकी थी, वो सहयोगी थे इनके। तो एक दिन घर की सफाई में या कुछ और तलाशते हुए उन लोगों को एक पोटली मिली जिसमें 20-25 चिट्ठियां थी। अच्छा, तो वो चिट्ठी लेकर के कुमार प्रशांत गए जेपी के पास और उन्होंने कहा कि ये चिट्ठियां मिली है। तो हाथ में लेकर के जेपी इतने आह्लादित हुए, उन्होंने कहा हाँ ये चिट्ठियां मिल गई है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पता नहीं कहाँ क्या हो जाता, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि चलो ये चिट्ठी मिल गई। तो फिर एक जिज्ञासा बस कुमार प्रशांत ने कहा कि क्या है इन चिट्ठियों में। तो जेपी ने चुप्पी साध ली। अच्छा, जेपी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पहले कुमार प्रशांत 2-3 चिट्ठियां उसमें की पढ़ चुके थे। अच्छा, हाँ। तो उनको पता चल गया था कि ये आग और सोला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय देश की राजनीति में इंदिरा गांधी के परिवार में भूचाल लाने वाली चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 चिट्ठियां पढ़ ली हैं। तो जेपी के चेहरे पर कुछ नागवारी का भाव आया, उनको अच्छा नहीं लगा ये कि ये क्यों पढ़ लिया उन्होंने। जेपी ने कहा कि ये चिट्ठियां मैं इंदिरा गांधी को दे दूंगा, इंदू को दे दूंगा। अच्छा, हाँ। तो इतने विरोध, हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात थी, जिन्होंने जेल भेजा। ये भी कि आप कैसे, इतना बिटर रिलेशन है आप लोगों का, आप रोज आपके खिलाफ वो बोलती हैं, आप भी बोलते हैं, आप कैसे चिट्ठी दे दीजिएगा उनको। तो
जेपी ने जो कहा वो सबक होना चाहिए है देश के हर उस व्यक्ति के लिए जो सार्वजनिक जीवन में। जी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई दूसरी चीजों को लेकर के है। मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें कोई भी निजी बात है, पारिवारिक बात है। मेरी लड़ाई राजनीतिक है, देश के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए है जो पारिवारिक हो, निजी हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये चिट्ठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़े कि वो इसका दुरुपयोग कर सके। बिल्कुल। इसीलिए मैं तो चिट्ठी उनको लौटाऊंगा, उसको हिंदू को मैं चिट्ठी लौटा दूंगा। कुमार प्रशांत इसके बावजूद राजी नहीं थे। अच्छा, आप जानते हैं जो निजी सहायक होते हैं वो लोग करीबी क्लोज होते हैं और वो आर्गुमेंट कर सकते हैं। और जेपी तो बड़े डेमोक्रेटिक आदमी थे। उन्होंने फिर आर्गुमेंट किया कि हम लोग फोटोकॉपी करा करके इसकी कॉपी करा करके रख लेते हैं। उस जमाने में फोटोकॉपी तो आई नहीं, साइक्लोस्टाइल का था कि हम लोग इसकी कुछ कॉपी बनवा के रख लेते हैं। तो जेपी इस पर बहुत भड़के। उन्होंने कहा कि अगर हमको फोटो करा करके और इसकी रखना होता अगर इसका, तो मैं देता ही क्यों? अगर मैं देने की कह रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं इसकी कोई कॉपी नहीं रखना चाहता हूं। कुमार प्रशांत फिर राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि फिर इंदिरा गांधी को क्यों देना, हम लोग इसको किसी संग्रहालय में दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाकर के इंदू को ही चिट्ठी दूंगा ये। अच्छा। हाँ, ये कमिटमेंट ही कहते थे कि ये किसी हाल में ये चिट्ठी दूसरे किसी संग्रहालय में नहीं जानी चाहिए है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए है, ये जिसकी धरोहर है उसके हाथ में जानी चाहिए। हालांकि धरोहर जेपी की भी थी, बिल्कुल, क्योंकि वो चिट्ठियां ऐसी थी जो कमला नेहरू ने, मतलब इंदिरा गांधी की मां ने प्रभावती जी को लिखी थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी को लिखी थी। वो चिट्ठियां बड़ी अंतरंग चिट्ठियां थी। तो नहीं माने और जेपी दिल्ली आए। और दिल्ली आने के बाद वो गांधी पीस फाउंडेशन में रुकते थे, जो अभी आज का ITO है, वहां दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वो जगह है जो गांधी पीस फाउंडेशन, उसमें रुकते थे। के एस राधाकृष्णन उसके सेक्रेटरी थे। तो समय लिया गया, इंदिरा गांधी के साथ समय फिक्स हुआ कि मिलना है इंदिरा गांधी से, जेपी मिलेंगे, और के एस राधाकृष्णन उनको साथ लेकर के गए। जेपी ले जाकर के चिट्ठियों में क्या है, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने ननन भौजाई वाली बात भी कर दी ना। तो वो चिट्ठी देने गए जेपी। इंदिरा गांधी वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, जो समय तय हुआ था। जेपी गए, के एस राधाकृष्णन के साथ गए, उन्होंने चिट्ठी दे दी उनको जी कि ये प्रधानमंत्री थी। हाँ, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी की। ये चिट्ठी है जो कमला ने, इस मुलाकात पर भी बवाल हो गया होगा और बाद की मुलाकातें भी हुई जिस पर बहुत विवाद हुआ। ये चिट्ठी है जो कमला ने प्रभावती को लिखी थी। इंदिरा गांधी ने चिट्ठी ली, उनके मन में तो धड़का लगा होगा, लेकिन अपने चेहरे पर उन्होंने कोई भाव नहीं आने दिया। अच्छा। इंदिरा गांधी ने ये बात बाद में जेपी प्रशांत को बताई, कुमार प्रशांत को बताई कि इंदिरा गांधी ने ऐसा शो किया जैसे इसका कोई महत्व नहीं। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये जेपी ने फील किया, मार्क किया, आकर के उन्होंने कुमार प्रशांत को बताया। इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लेकर के चुपचाप धन्यवाद कहा जी। अब कहानी यहाँ तो ये हो गई जेपी की जी। लेकिन उन चिट्ठियों में था क्या? वही असली सवाल ये है कि उन चिट्ठियों में था क्या जी। तो उसके लिए एक बैकग्राउंड, जब आपने चिट्ठियों में क्या था ये कहा, तो एक बैकग्राउंड उसमें बताना जरूरी है कि जेपी और नेहरू के संबंध कितने नजदीकी थे। अच्छा। और प्रभावती जी और कमला नेहरू के संबंध कितने नजदीकी थे, इस परिवार का कितना करीबी संबंध था। जब 1933-34 में अमेरिका से लौटे जयप्रकाश नारायण, तो गांधी ने उनको लगा दिया किसान आंदोलन में काम करने के लिए। इलाहाबाद केंद्र था उन दिनों किसान आंदोलन का, संयुक्त प्रांत का, और नेहरू आंदोलन को लीड करते थे। तो प्रभावती जी के साथ एक कमरा लेकर के रहने लगे जेपी। अच्छा। तो उन दिनों जेपी को कांग्रेस की तरफ से 12 या 13 रुपए मिलते थे। अच्छा। इस बात का जिक्र किया है राहुल रामगुंडम ने, किताब लिखी है जॉर्ज फर्नांडीज के ऊपर। अच्छा। तो उस कहानी में, उसमें उस किताब में जिक्र है, इस कहानी का जिक्र है कि 12 या 13 रुपए मिलते थे जेपी को जी। उन्होंने फिर एक दिन कहा, नेहरू को कहा या गांधी जी को कहा कि इतने में खर्चा नहीं चलता है, प्रभावती जी भी रहती है। जेपी ने कहा 12-13 रुपए में। सोचिए क्या लोग थे, क्या समय था वो। तो काम नहीं चलता है, तो इसका क्या उपाय निकले। तो ये बात पहुंची नेहरू के पास, तो वो इस बात के लिए बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम आनंद भवन में आके रहो। अच्छा, अपने वाले घर में इलाहाबाद? तुम हाँ, घर में क्यों, तुम बाहर किराए पर रहते हो। अच्छा। तुम आनंद भवन में आके रहो। उन दिनों बातें इसलिए भी नहीं होती थी कि चिट्ठियों से बातें होती थी, कई दिन में चिट्ठियां पहुंचती थी, कोई इस जेल में है, कोई उस जेल में है, कोई कहाँ है। तो जेपी को जब पता चला, नेहरू को पता चला, उन्होंने जेपी को कहा कि आप आनंद भवन में, मेरे घर में आकर आनंद भवन जी। तो उसके बाद जेपी और प्रभावती जी आनंद भवन में ही रहे। अच्छा। लंबे समय तक दोनों आनंद भवन में रहे, आंदोलन होता रहा। तो उसी बीच प्रभावती जी और कमला नेहरू बहुत क्लोज आ गए थे। अच्छा जी। और उस पूरे आजादी की लड़ाई में जेपी एकमात्र व्यक्ति थे जो नेहरू को भैया कहते थे।
अच्छा, जेपी नेहरू को भैया कहते थे। दोनों में भाई का संबंध था, भाई कहते थे, तो भाई का ही संबंध था उन दोनों में। तो ये हमने बैकग्राउंड इसलिए बताया ताकि उस चिट्ठियों की अंतरंगता समझ में हाँ, और क्यों लिखी गई यह बात जी। तो उसके बाद ये उस संबंध में आएगा कि वो चिट्ठी फिर कमला नेहरू ने उसी अपनी, चूंकि ऐसे संबंध थे तो किसको कोई अपनी पीड़ा बताए। बिल्कुल। और आनंद भवन में बहुत सारी, उस आनंद भवन के घर की जो कहानियां, उस पर भी कई किताबें लिखी गई हैं। जो रंजीत हथी सिंह थे, जो इनके बहनोई हुए नेहरू जी के और विजय लक्ष्मी पंडित के हस्बैंड, और उनके परिवार के और लोगों की जो कहानियां थी, वो सब कहानियां अलग है। लेकिन वो परिवार एलिट परिवार था, बड़ा अभिजात परिवार, इस देश का नंबर 1 परिवार। उस समय मोतीलाल नेहरू इतने बड़े बैरिस्टर के, हम लोग गांव में थे तो छोटे थे, तो ये अब इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम लोग कहानियां सुनते थे, दादा नाना नानी कहानियां सुनाते थे कि गवर्नर जनरल की गाड़ी को अगर किसी की गाड़ी टेक ओवर कर सकती थी तो वो मोतीलाल नेहरू की गाड़ी थी, और नेहरू के कपड़े पेरिस से धुल करके आते थे। ये कहानियां हम लोग सुनते थे। तो इस तरह का मिथ की, एक फैंटेसी का वो परिवार था। उस कमला नेहरू फिट नहीं होती थी, वो एक ठीक-ठाक घराने से आई थी, और ब्राह्मण थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी तकलीफें बताई थी। अच्छा, नेहरू जी की पत्नी ने जेपी की पत्नी को, प्रभावती जी को चिट्ठी लिखी थी। वही चिट्ठी थी, वही चिट्ठियां जो मिली थी, उस पोटली में वो चिट्ठी थी। और उसमें एक चिट्ठी थी जो कुमार प्रशांत ने पढ़ी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने नेहरू की बहन, मतलब कमला जी की जो बिल्कुल ननद हुई जी, उनके बारे में लिखा था कि कुछ लोग अपने को हमेशा बहुत सुपीरियर समझते हैं। अच्छा, ये ननद भुजाई वाली बात है। तो सुपीरियर समझते हैं, मतलब हमको छोटा समझते हैं। तो ये एक पीड़ा थी, तकलीफ थी। एक चिट्ठी कुमार प्रशांत ने पढ़ी थी। वो आप सोचिए, वो चिट्ठी सामने आती तो किस तरह हो जाता। बिल्कुल नेहरू परिवार के बारे में, नेहरू परिवार के बारे में, कि कमला नेहरू को क्या इंफीरियर समझा जाता था उनको, इंदिरा गांधी की माँ को। एक दूसरी चिट्ठी जो कुमार, लोग आज भी मार्केटिंग कर ले, आज भी मार्केटिंग कर बात है कि भाई नेहरू परिवार में महिलाओं का क्या सम्मान था। जी बिल्कुल। फिर वो दूसरी चिट्ठी और विस्फोटक थी। अच्छा, दूसरी चिट्ठी में लिखा था उन्होंने, कमला नेहरू ने, कि ये इस परिवार जो अपने को सुपीरियर समझता है, ये बहुत एलिट परिवार है, और इस परिवार में मेरे लिए नेहरू खड़े नहीं होते। अच्छा, हाँ, मतलब उनको ये था कि कमला नेहरू ने लिखा अगर कोई आदमी उनके बारे में कुछ उनको अपमानित करता है, या कोई बुरी शिकायत कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो, या कोई, हम लोग यहाँ जिसको टोंट मारना बोलते हैं, चिढ़ा दिया, तो नेहरू नहीं बचाव करते, नेहरू बचाव में नहीं आते। वो तो घर में आम आज भी बात होती है ना, कि पत्नी के पक्ष में पति नहीं खड़ा हो रहा है, अपने माता पिता के पक्ष में खड़ा हो गया, अपने बहन के पक्ष में खड़ा हो गया। ये शिकायत थी कि नेहरू नहीं खड़े होते हैं, कमला नेहरू की। फिर एक चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा था प्रभावती जी को कि तुम खुशनसीब हो कि तुमको जेपी जैसे हस्बैंड मिले हैं जो तुमको बराबरी का दर्जा देते हैं। अच्छा, ये बड़ी विस्फोटक बात थी कि बराबरी का दर्जा नहीं हासिल था। बिल्कुल, खुद भी आजादी की लड़ाई में रही हैं, शामिल रही हैं। एक इतना बड़ा परिवार है जो तमाम तरह के मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए वो परिवार था, नेहरू का परिवार। गांधी के सानिध्य में, जहाँ गांधी की तो महिला ब्रिगेड पर अभी अपने बिहार के ही पत्रकार हैं अरविंद मोहन, उन्होंने किताब लिखी है गांधी की महिला ब्रिगेड। महिलाओं को गांधी इतना मानते थे, और हर महिला के लिए उन्होंने काम लगा रखा था जो आजादी की लड़ाई में किसकी क्या भूमिका होगी। बिल्कुल, गांधी भी आनंद भवन रहते थे, तो उस आनंद भवन में गांधी की छत्र छाया में नेहरू की पत्नी को अगर बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो ये सोचे कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, क्या भूचाल आ जाता। तो ये चिट्ठी में लिखा हुआ था, और ये कमला नेहरू ने स्वयं लिखी थी चिट्ठी, ये प्रभावती जी को। तो ये चिट्ठियां थी। लेकिन ये इमरजेंसी के दौरान ही देखिए, जब कहा यह जाता है कि बेलछी नरसंहार जो हुआ, और यदि इंदिरा गांधी जिस तरीके से वहां पहुंची, यदि वहां न गई होती तो सत्ता में पुनर्वापसी का रास्ता नहीं खुलता। बिल्कुल। और यह भी कहा जाता है कि बेलछी से लौटकर वह जेपी से मिलने गए, और फिर जेपी दिल्ली में इंदू से मिलने आए। तो ये कहानी भी वो इसी का पाठ है। मतलब इससे जो हम लोगों ने कहा कि जो आत्मीयता थी परिवार की, भाई दो महिलाएं अपना दुख साझा कर रही हैं, इससे ज्यादा आत्मीयता क्या हो सकती है जी। तो और दो भाई आपस में एक दूसरे को जो भाई कहते थे, और ये भी कई लोगों ने मतलब इसके तो दस्तावेजी सबूत हैं कि नेहरू चाहते थे कि जेपी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो। 1952 में 53 में उन्होंने संदेश भेजा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। नहीं तो यार, वो उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। और जेपी ने, लोगों ने कहा, कई लोगों ने लिखा है, ज्ञानेश्वर जी, कि वो लगभग गिड़गिड़ा रहे थे नेहरू कि आकर के तुम सरकार में शामिल हो जाओ, हम तुमको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे और शामिल हो जाओ। गिड़गिड़ा रहे थे, और नेहरू ने, जेपी ने एकदम फर्मली ना कह दिया। नेहरू क्यों चाहते थे, वो भी एक किस्सा है, लंबा किस्सा, कभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। नेहरू चाहते थे कि हमारे मंत्रिमंडल में, लेकिन बेलछी वाला किस्सा, वो किस्सा बताते हैं अभी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारा विरोधी रहे,
एक हमारा ओपोनेंट क्रिएट करें मंत्रिमंडल में, क्योंकि उनको दिख रहा था कि सब हाजी करता है, तो हमको टोकेगा कौन टोकेगा? जेपी आएंगे तो टोकेंगे। तो ये इसलिए वो चाहते थे। तो जब ये इमरजेंसी के पहले की, ये जो चुनाव के पहले की घटना थी, जो चिट्ठियां लौटाने वाली, फिर 77 में मार्च में चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई। तो वो मौके की तलाश में थी कि कहां से मौका मिले और कहां से हम फिर वापस जो है पुनर्वापसी करें। वो मौका मिला बेलछी से, जो दलितों का नरसंहार हुआ वहां बेलछी में। ये मई की घटना थी या जून की, लेकिन इंदिरा गांधी गई थी अगस्त में जी। तो बारिश 14 अगस्त में बारिश हो रही थी, 14 अगस्त का दिन था। और वो घटनाक्रम हम किसी और दिन, आपको वो लंबी कहानी हम डिस्कस करेंगे, जाने के पहले और आने के बाद जो चीजें हुई थी। वो जेवियर मोरो एक बड़े राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी सोनिया गांधी की, एक बड़ा वो बायोग्राफी, बड़ी कंट्रोवर्शियल बायोग्राफी है, रेड साड़ी। अच्छा, रेड साड़ी, जिस पर मनमोहन सिंह की सरकार के समय रोक लगी हुई थी। वो किताब रिलीज नहीं हुई थी, बाद में किताब रिलीज हुई, द रेड साड़ी। उसमें जेवियर मोरो ने वो कहानी लिखी है, जाने की तैयारियां किस तरह से सोनिया गांधी उनकी साड़ी पैक कर रही थी। अच्छा। और आने के बाद क्या माहौल था वो फिर हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन वो 14 अगस्त को वो गई वहां, बिल्कुल। और वो जर्नी, बड़ी यात्रा जो है, बहुत दुरूह यात्रा थी, बारिश हो रही थी। और इंदिरा गांधी ने कहा कि एक समय था कि 500 लोग थे, लेकिन अंत में 4 लोग रह गए। फिर वो हाथी पर सवार होकर को, किसी मंदिर का हाथी था जो ले आया गया, उससे गई। और जब गई तो उन्होंने देखा कि महिलाएं किस तरह से आई हुजूम में, और ढोल नगाड़े बजने लगे, हाथों में लालटेन लिए, और महिलाओं ने कहा कि हमने तुमको वोट नहीं दिया, हमको माफ करो। ये महिलाओं ने कहा वहां। और वो बेलछी से वो वाटरशेड मोमेंट था उस पूरे पॉलिटिकल, उस घटनाक्रम का उस समय। तो इंदिरा गांधी वो बेलछी से करके आई, वो रिवाइवल का अपना रास्ता था। और वहां से वो गई कदम कुआं, पटना, उनके आवास पर, जेपी के आवास से मिलने। तो जेपी से 10 बजे सुबह का टाइम तय था, और वो मिलने गई वहां जी। उनके साथ निर्मला देशपांडे गई थी, जो बड़ी गांधीवादी थी, जहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में भी रही। वो निर्मला देशपांडे उनके साथ गई थी। जेपी से मिले, जेपी ने अपने कमरे में उनको बिठाया। कैसे आना हुआ, ये जेपी का सवाल था कि कैसे आना हुआ। इन्होंने बताया कि ऐसे बेलछी का जो घटनाक्रम हुआ, हम वहां गए थे, हमको लगा कि जाना चाहिए। तो जेपी ने कहा कि बहुत अच्छा किया, अगर मेरी सेहत सही होती, ठीक होती, तो मैं ऐसी जगहों पर स्वयं जाता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं थी कि मैं जा सकूं, तो तुमने अच्छा किया कि तुम गई। फिर दोनों के बीच बड़ी आत्मीयता के साथ बात हुई। नेहरू के भाई थे वो, इंदिरा गांधी के चाचा थे। वो बात हुई दोनों से, और उस बातचीत के बाद इंदिरा गांधी अपना निकल के दोनों चले गए। मीडिया आया उस समय। वो इंटरेस्टिंग जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि मीडिया के लोग आए वहां, और लोगों ने पूछा कि आप जो है, आपसे क्या बात हुई इंदिरा गांधी, अच्छा, आपने क्या कहा इंदिरा गांधी को। तो जो बातें हुई सो तो कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया? अच्छा, हमने उनको आशीर्वाद दिया। हाँ। और हमने कहा कि जैसे तुम्हारा भूतकाल उज्जवल था, वैसे तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल हो। जेपी ने आशीर्वाद दे दिया। जेपी ने आशीर्वाद दिया, ये कहा, आप ये मार्क करिए, कहा कि जैसे भूतकाल उज्जवल था। हाँ। इमरजेंसी की गलतियां अपनी जगह है, लेकिन भूतकाल उज्जवल था, भूतकाल में कोई दाग नहीं था इंदिरा गांधी के, वैसे ही तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल हो। तो लोगों ने इस पर बड़ी आपत्ति की। कई बड़े समाजवादी नेताओं ने कहा कि जेपी ऐसा कैसे कर सकता है, जिस महिला ने उनको जेल में डाला, इतने सारे लोगों को जेल में डाला, इमरजेंसी का इतना बड़ा वो लगाया, उसको ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तब जेपी ने कहा कि घर आए हुए को दुआ दी जाती है, बदुआ नहीं दी जाती। ये जेपी ने कहा। ये बड़प्पन था। हाँ, ये बड़प्पन था उनका। हाँ। और आप इसी में एक ध्यान आया, उस समय हम पहले जो हम लोग कह रहे थे, जब वो चिट्ठी लौटाने गए, तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि मेरे खिलाफ हमला कम कर दीजिए, मेरे खिलाफ हमला कम कर दीजिए। तो जेपी ने कहा कि मेरी लड़ाई तुमसे है ही नहीं, मेरी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तो इंदिरा गांधी बहुत तल्ख हो गई थी, और उन्होंने तमतमा करके कहा कि तो आप ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट हूँ? अच्छा, हाँ। तो जेपी ने कहा कि जो शीर्ष पर होता है जिम्मेदारी उसी की होती है। जिम्मेदारी मतलब जेपी ने ये कहा कि तुम भ्रष्ट नहीं, ये माना जी। लेकिन अगर है भ्रष्टाचार तो जो शीर्ष पर है उसकी सिस्टम भ्रष्ट है, तो आप भ्रष्ट हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये जेपी ने कहा। और ये आज के लोग, आज के समय में भी सब लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि जो शीर्ष पर है उसकी जवाबदेही बनती है, कोई भी नीचे कर रहा हो। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है हमारे यहाँ, जो हम लोग जो शासन प्रणाली है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत हम लोगों ने अपनाया हुआ है। तो ये बात जेपी ने कही थी उनको कि भ्रष्ट तुम नहीं, तुम्हारा सिस्टम भ्रष्ट है, बिल्कुल शीर्ष पर है, उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। तो खैर ये तो बीच की बात थी जब वो चिट्ठी लौटाने गए थे। इन दोनों बातों को लेकर के समाजवादी लोग इतने नाराज थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, जो हरिदेव जोशी जो उस समय वहां इसके
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में कुछ थे पदाधिकारी, वो तो इतने नाराज थे जेपी से कि आपने चिट्ठियां क्यों नहीं दी, इसको लाइब्रेरी को देते, यहाँ रखी जाती चिट्ठियां, आपने क्यों इंदिरा गांधी की चिट्ठी लौटाई और आपने आशीर्वाद क्यों दिया? आशीर्वाद। लेकिन नेहरू के साथ ऐसे संबंध थे जेपी के और इंदिरा गांधी के साथ संबंध थे। वो एक किस्सा भी आपने वो याद दिलाया तो उसमें कहें कि पूछा था उन्होंने इसी अपने उस यात्रा के क्रम में उनसे कि खर्चा कैसे जब 1977 में इंदिरा गांधी हार गई थी मार्च में, सोचिए तो उन्होंने कहा पिता की रॉयल्टी, हाँ पिता की किताबों, बाबा की किताबों की रॉयल्टी आ जाती है। अब आप सोचिए आज एक मुखिया हार जाए तो कोई नहीं पूछता है खर्चा कैसे चलेगा, सबको पता है कि उस मुखिया फॉर्च्यूनर से घूमता है, उसको पैसे की क्या कमी है। बिल्कुल। और एक प्रधानमंत्री हारी थी 11 साल पद पर रहने के बाद, दिल्ली के लिए गाड़ी नहीं थी, 11 साल पद पर रहने के बाद। और उस जेवियर मोरो की जिस किताब का हमने जिक्र किया, रेड साड़ी का, उसमें सोनिया गांधी ने अपने मुंह से कहा था कि कोई प्राइवेसी नहीं रह गई थी हमारी और राजीव की, और हमारे बेडरूम में आकर के लोग मीटिंग कर रहे होते थे। अच्छा, बेडरूम में आकर के, मतलब चलिए ये कहानी और भी दिलचस्प होगी, इस कहानी की चर्चा कभी हम लोग फिर से करेंगे। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको, कहानी कुर्सी की? तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार रखिएगा, आगे भी कहानियां सुनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रविवार ठीक सुबह 10 बजे। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।